डॉक्टर तेजस्वी जी, जैसे नागवंशी जी, तेजस्वी जी, बहुत सारे सभी लोग जिनको हम लोग जानते हैं, नाम में कैटल लोग, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भी नमो बुलाया। साथियों, मैं बाद में कोई मंत्री या एमएलए हूँ, पहले मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सिपाही हूँ, स्वतंत्रता सेनानी का सैनिक हूँ, उसके बाद वकील या विधायक या मंत्री। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर न होते तो हमारे 3000 साल की गुलामी की बेड़ियां न टूटती। भारत के संविधान के माध्यम से अगर बाबा साहेब तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार व अन्य अधिकार न दिलवाते, राजनीतिक अधिकार न दिलाते, आर्थिक अधिकार न दिलाते, तो आज भी जिस प्रकार 3000 साल के लगभग गुलाम रहे, आज भी गुलाम होते और रात दिन खेत में फिरे होते, सारी योग्यता रखी रह जाती, लेकिन जो आज हमें मिला वो न मिल पाता। ये सब केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से, उनकी कुर्बानी से, उनके त्याग तपस्या से संभव हो पाया। साथियों, मंत्री पहले भी बने, विधायक पहले भी बने, शुल्काश कमीशन के मेंबर चेयरमैन पहले भी बने, केंद्र में मंत्री और एमपी भी बने। सवाल एमएलए, एमपी या मंत्री करने का नहीं है, सवाल है जितने लोग बने उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लोग आज श्रद्धा से याद करते हैं। अगर बाबा साहेब हमें ये अधिकार ना दिलाते, राजनीतिक अधिकार रिजर्वेशन के माध्यम से, तो कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी, मंत्री, एमपी, एमएलए तो छोड़िए, एक चौकीदार की नौकरी नहीं देती। ये एहसास मुझे है। इसलिए मैं आप सबके सामने से इतना कहना चाहता हूं कि हम में से हर कोई, चाहे वो अध्यापक हो या वो किसी दूसरे विभाग में किसी पद पे हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस पद पे हैं, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आप उसको पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं और अपने समाज का जो भी भला कर सके उसमें कोताही ना बरतें। और आप शिक्षक समाज से हैं, शिक्षकों से तो मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे पूरे समाज का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शायद मेरे जैसे व्यक्ति के कंधों पर मिली है जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्योंकि जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, क्योंकि जब मैं याद करता हूँ अब से 40 साल पहले जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तब तो आसपास में भी पब्लिक स्कूल देखने में नजर नहीं आता था, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, कम से कम सभी को एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का अवसर था। टीचर पक्षपात करते थे, लेकिन वो पक्षपात से इतना करते थे कि हमारे बच्चों को पीछे बिठा दिया और अपने चाहने वाले बच्चों को आगे बिठा दिया। लेकिन जब लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते तो सब कुछ नहीं सकते, जिसमें कुछ जानने की, सीखने की इच्छा शक्ति होती थी, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होती थी, वो बच्चे आगे निकलते थे और उनमें हमारे भी बहुत सारे बच्चे आगे निकले और उन्होंने अपनी योग्यता साबित की। लेकिन दुख की बात यह है कि लगभग 30 साल पहले चिंतन शुरू हुआ आरएसएस के कैंप में, और चिंतन यह शुरू हुआ कि हजारों साल से जो लोग उनके गुलाम रहे, जो 15-15, 16-16, 18-18 घंटे रात दिन उनके खेत में और उनके घर पर 15 मजदूर बने रहे, वो इतने घंटों काम करने के बाद भी कभी मजदूरी मांगने की हिम्मत नहीं करते थे। आज इन लोगों के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई, ये लोग अपने मजदूरी के बदले में, काम के बदले में पूरी मजदूरी मांगते हैं, पूरी पैसा मांगते हैं। आज इनको पहले की तरह अगर इनकी बहनों की इज्जत लूट ली जाए
इनके ऊपर हमला किया जाए, इनको अपमानित किया जाए, तो आज ये अपने हक के लिए लड़ने लगे हैं, बोलने लगे हैं, मुकदमे दर्ज कराने लगे हैं। तो जो लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, बेजुबान थे, उनके पास ऐसा कौन सा नदी का चिराग आ गया कि बोलना सीख गए। जब चिंतन को उन्होंने किया तो उस चिंतन में एक बात निकल कर आई कि आज इस समाज के पास थोड़ी सी ताकत आ गई है। वो ताकत ज्ञान की हो सकती है, वो ताकत अच्छा खाना पीना मिले तो शारीरिक ताकत हो सकती है, और वो ताकत सरकारी नौकरियां मिली, थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो धन की ताकत हो सकती है। इस ताकत की वजह से इनको बोलने की शक्ति आ गई। तब उन्होंने चिंतन किया कि भाई इस राजनीति के चलते, वोट की राजनीति के चलते डायरेक्ट ना तो रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता, न डायरेक्ट इनके शिक्षा के रास्ते बंद किए जा सकते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि इनके आगे बढ़ने के तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाए और किसी को पता भी ना चले। इसी के लिए ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के रास्ते आए। धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो ठेकेदारी प्रथा आई, उससे इन्होंने सरकारी नौकरियों में फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास टोटल बंद कर दिया। और तो पिछले मेरे का 5-6 होता है, तो मतलब वो रिकॉर्ड बंद कर दिया कि फोर्थ क्लास की भर्ती अब डायरेक्ट नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाएंगे। और हमारे तो मेजोरिटी को लोग फोर्थ क्लास में भर्ती हुए, तो सरकारी नौकरियों के रास्ते आपके चुपके चुपके से बंद कर दिए और आपको पता नहीं चला, आपने आवाज भी नहीं पाई। और जो ऐसे बोर्ड बना दिए टीएसएसबी जैसे जो फेल है, वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, भर्ती नहीं कर पा रहे, मजबूरी में गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर रखने पड़ रहे। और आपको याद होगा जहां जहां ठेकेदारी प्रथा है वहां रिजर्वेशन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गई। ये तो थोड़ा आपने प्रेशर बनाया, कुछ हमने प्रेशर बनाया कि गेस्ट टीचर के अंदर रिजर्वेशन लागू करवा दिया, और हमारा पक्ष चलेगा आने वाले समय में जितनी भी नौकरी होगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या कैसे भी हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके अंदर अपना हाथ हम ले लें। ये पब्लिक स्कूल के बाद खुले पहले नहीं थे, लेकिन अब से 30-35-40 साल पहले शुरू हुए। दिल्ली से आज किसी भी देश के कोने में, किसी भी हाईवे पे चले जाओ, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, और एक बच्चे की सालाना फीस का खर्चा कम से कम 1 लाख और उससे भी ज़्यादा। और प्राइवेट स्कूल ऐसे जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी एक बच्चे की फीस, किताबों का खर्चा, बस से आना जाना सारा अगर जोड़ तो एक बच्चे का खर्चा आता है 7-8 हज़ार रुपया। और हर परिवार में तो 2 बच्चे, 2 बच्चे का मतलब हुआ करीब 15,000 रुपये महीना केवल 2 बच्चे की पढ़ाई का खर्च। हमारे लोग नौकरी में कितने हैं? हमारे लोग तो सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी ने व्यवसाय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग गुण में लगे कैसे भी चपरासी लग गए। हमारा बच्चा छोटी मोटी नौकरी सरकारी मिल जाए बस, चाहे मकान बेचना पड़े, कर्ज लेना पड़े। इस चक्कर में क्या हुआ, प्रतियोगिता की दौड़ में हम इंडस्ट्रीज में हम कहीं भी अपने साधनों में कहीं भी आगे नहीं आ पाए और सरकारी नौकरियों के पीछे लगे रहे। और धीरे धीरे इन्होंने हमारी सरकारी नौकरी खत्म की, धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खोले, प्राइवेट कॉलेज खोले, और हमारे शिक्षा के रास्ते इतने महंगे कर दिए कि हमारे लोग मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे, क्या कभी भारत में छात्रों ने या अध्यापकों ने या बच्चों के पेरेंट्स ने सरकार से डिमांड की थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करो? आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या नो डिटेंशन पॉलिसी की डिमांड छात्रों ने की थी, क्या उनके पेरेंट्स ने की थी, या किसी दूसरी संस्था ने की थी? जब किसी संस्था ने डिमांड नहीं की, छात्रों ने डिमांड नहीं की, पेरेंट्स ने डिमांड नहीं की, अध्यापकों ने डिमांड नहीं की, तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी लागू क्यों की?
इससे फायदा क्या हुआ? कम से कम इसको तो चिंता करनी चाहिए हम लोग को कि नो डिटेंशन पॉलिसी किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। जब हम इस पर चिंतन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि चूंकि 2 बच्चे हर परिवार में, 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च करीब 15,000 रुपये महीना, और हमारे पूरे परिवार की इनकम 15,000, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1% लोग सरकारी नौकरी हो गए, बाकी लोग तो फैक्ट्रियों में या प्राइवेट काम, छोटा मोटा मजदूरी, यही सब करके गुजारा करते ना। तो हमारा 99% समाज ऐसी हालत में नहीं है जो अपने 2 बच्चों की 15,000 रुपये महीने का खर्चा उठा सके। कहाँ पढ़ेंगे वो बच्चे? मजबूरी में सरकारी स्कूल में। आप रिपोर्ट उठाकर देख लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकारी स्कूलों में ज्यादातर दलित, मुस्लिम या माइनॉरिटी के बच्चे या अति गरीब पिछड़े समाज के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और वहां जो नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करके जो थोड़ा बहुत रास्ता आगे बढ़ने का था हमारा, वो भी खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी कि भाई कोई भी बच्चा 1 से 8 तक कोई नहीं होगा, चाहे उसको बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती और वैसे पास होकर के 8वीं तक पास हो जाता है। और साथ में एक कानून बनाया कि जो बच्चा 9वीं में 2 बार फेल होगा उसे सरकारी स्कूल में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक तो उसे ऐसा कमजोर बना दिया कि वो कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीख पाए और 8वीं पास कर जाए, और ऊपर से 9वीं में जाते 2 बार करना फेल होगा और उसको स्कूल के बाद उसकी जिंदगी खत्म। तो कितनी सोची समझी चाल के तहत हमारे समाज के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। हमारे समाज को अगर देखें तो तबाह कर दिया। और दुख की बात है, हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं रहा। कोई बड़ा प्रदर्शन, कोई रोज, कोई विरोध, किसी कॉर्नर से मुझे लगता पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिला। ये बड़ी दुख की बात है कि लोगों ने हमारे समाज का सब कुछ खत्म किया है। हमारे पास खेती की जमीन नहीं है, हम सब जानते हैं। हमारे उद्योग धंधों में हमारी कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, जहाँ लाखों करोड़ रुपये पैदा होता है, चाहे कोयले की खान हो, पत्थर की खान हो, या किसी दूसरे प्रकार की खान हो, या नदियों से होने वाला रेत का उत्खनन हो, पत्थर का उत्खनन हो, उस पूरे उत्खनन वाले काम में जहाँ लाखों करोड़ पैदा होता है, वहाँ हमारी हिस्सेदारी भागीदारी ना के बराबर है। अब आप जरा समझ लीजिए, सरकारी नौकरियां थी वो भी खत्म हो गई। पहले कई हजार वैकेंसी निकलती थी, अब 2-3 निकलती है। अब हमारी एक शुल्काश की पोस्ट पे हमारे अपने काबिल 1000 बच्चे खड़े हैं, नौकरी तो एक को मिलेगी, बाकी का क्या होगा? बाकी के भविष्य का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? इस बारे में हमें गंभीरतापूर्वक सोचकर रणनीति बनानी पड़ेगी। और केवल सरकारों पर निर्भर ना रहे। सरकारें इतनी ईमानदार होती तो हमारी दुर्दशा न होती। हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार का एक मंत्री होने के नाते और इस समाज का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिम्मेदार सिपाही होने के नाते मैं एक बात तो आज दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो मेरे हाथ में वो तो मैं करूँ। बाकी की राज्य सरकारें करेगी नहीं करेगी, केंद्र की सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये उनकी बात है। लेकिन जो दायित्व मेरे ऊपर है और एक क्षमता सैनिक का जिम्मेदार सिपाही होने के नाते मेरे पूरे समाज को मेरे से बहुत ज्यादा प्रेशर जगी है और जगना लाजमी भी है, वो जगनी भी चाहिए। अब ये मेरा दायित्व बनता है कि उन मुद्दों को खड़ा करूँ। मेरे पास 6 विभाग है। मेरे पास समाज कल्याण विभाग है, मेरे पास SC विभाग है, मेरे पास दिल्ली का जल विभाग है, मेरे पास आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज विभाग है, मेरे पास गुरुद्वारा इलेक्शन है। इन 6 विभागों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कम से कम इन विभागों के द्वारा हमारे समाज के साथ कोई अन्याय ना होने पाए। और ये केवल विभाग नहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री होने के नाते जितना भी दिल्ली के अंदर एम्प्लॉइज है, चाहे वो टीचर्स हो या नॉन टीचर्स हो, उनकी हक की जहां भी बात आएगी उस बात को मैं बहुत ताकतवर तरीके से ना केवल रखूंगा बल्कि उसको पाने के लिए किसी से भी लड़ना पड़े तो लड़ूंगा। ये मेरा दायित्व भी है। और SC डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते इस समाज का विकास, इस समाज का हक दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। उसको मुझे कौन रोक सकता है? अभी मैंने 2 बिल बनाकर अपने
चीफ मिनिस्टर साहब को दिए हैं। एक दिन दिया है सूर्यप्रकाश कमीशन दिल्ली में बनाने का, क्योंकि करीब 1 साल पहले राष्ट्रीय सूर्यप्रकाश कमीशन दिल्ली सरकार के पास सचिवालय आया था और वहां भी रिकमेंडेशन किया गया था कि दिल्ली में सूर्यप्रकाश कमीशन होना चाहिए। तो मैं मंत्री बना तो मैंने उसका बनने के बाद 3 दिन के अंदर मैंने कमीशन को बनाने का बिल बना के माननीय मुख्यमंत्री को दे दिया। जल्दी वो विधानसभा में पास होगा, दिल्ली में सूर्यप्रकाश कमीशन का गठन हो जाएगा। दूसरा, SC/ST वेलफेयर फंड, डेवलपमेंट फंड, जिसका काफी बड़ी मात्रा है। अब तक क्या होता था, वो फंड डाइवर्ट हो जाता था या ढंग से खर्च नहीं होता था या उसमें खाने वाले लोग बहुत थे, तो उसका जो लाभ हमारे समाज को मिलना चाहिए, जो उसी के लिए बना है फंड, जो पूरे देश की सरकार है उसको डाइवर्ट करती आई है। 1975 में शुल्क सब प्लान बना था और 1979 शुल्क कंपोनेंट प्लान बना था, जिसका पर्पज ये था कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से टोटल बजट में से उतना पैसा उनका अलग निकाल दिया जाए और उनके विकास की योजनाएं बनाकर लागू की जाए। लेकिन दूसरी बात यह है, जबकि बकायदा उसके अंदर एक प्रोविजन है कि ना तो ये फंड लैप्स हो सकता है और ना ही ये फंड डाइवर्ट किया जा सकता है, यानी ये मरेगा नहीं ना डाइवर्ट होगा। ये जितना ही सुरक्षित रहेगा, जितना खर्च होगा बचेगा वो सुरक्षित रहेगा। उसी लाभ से पूरे देश का निकाले तो कई लाख करोड़ रुपया फंड हमारा बनता है, जो उसका हमारा हक है, जो हमें मिलना चाहिए। फिलहाल मैंने दिल्ली के लिए कुछ योजनाएं मैं बना रहा हूँ, जिसमें से हमारी जो वर्किंग वुमेन हैं या मेल फीमेल हैं, उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेजिडेंशियल यानी हॉस्टल टाइप बने, जो दिल्ली से बाहर से आके यहाँ काम करते हैं, उनका अपना मकान नहीं है तो उनको हॉस्टल मिले। जो हमारे बच्चे पहले भी स्कीम थी सूर्यप्रकाश बच्चों के लिए कोचिंग की, चाहे उसमें सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो या दूसरी कोचिंग हो, एक उनमें टूटी थी सूर्यप्रकाश बच्चों की थी तो केवल सूर्यप्रकाश बच्चे थे, लेकिन जो फैकल्टी पढ़ाने आते थे, टीचर पढ़ाने आते थे, जब उन्हें पता है सारे सूर्यप्रकाश है तो इतनी बढ़िया ईमानदारी से कैसे पढ़ाएगा। मैं तो सरकारी स्कूल का बता रहा हूँ, सरकारी स्कूल के बहुत सारे टीचर क्लास को इसलिए नहीं जाते, वो ये कहते थे कि सूर्यप्रकाश और मुस्लिम बच्चे ही ना पढ़ा के क्या अपने बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा करना है, जहाँ ज़्यादा की सोच ऐसी घटिया सोच हो, फिर वो क्या पढ़ाएगा, क्या भला करेगा हमारे बच्चों का। इसलिए मैंने सरकार ने वो रखा है प्रस्ताव कि जैसे बाजीराव है या खान है, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो ISC कोचिंग देते हैं, इस तरह के कोचिंग सेंटर में हम लोग उनसे बात करें और अपने बच्चे स्पॉन्सर करें। अगर उनके एक बैच में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 40 बच्चों के अंदर कम से कम 5 बच्चे सूर्यप्रकाश के हों, जिन्हें हम स्पॉन्सर करें, उनकी फीस हम देंगे, दिल्ली सरकार उनकी फीस देगी और वो बच्चे उन दूसरे बच्चों के साथ बैठ के उसी तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे, मुकाबले बन के निकलेंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो मैं अभी एक्सप्लेन करने की बजाय, क्योंकि हो सकता है आप सुन के भूल जाएं, प्रिंटेड मटेरियल ला रहा हूँ जल्दी। दिल्ली सरकार की जितनी भी समाज विकास की योजनाएं हैं वो प्रिंट में बाकायदा उसका कैटलॉग बन के आएगा। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के हर जिलों के अंदर, बल्कि हम विधानसभा में कोशिश करेंगे कैंप लगाएंगे और वहाँ लोगों को वो सारी योजनाएं भी बताएंगे और उनको कैसे लाभ मिले, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करो, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जो दिल्ली सूर्यप्रकाश सोल्ट्रेट ओबीसी माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसका काम है लोन देना, मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के। उस विभाग को चलाने के लिए जो अधिकारी होते हैं, उनकी सैलरी, गाड़ी का खर्चा, उस विभाग का खर्चा इतना लोन भी समाज को नहीं मिला। कितने दुख की बात है, हमारे पैसे को लूटा जा रहा है। हमने क्या किया, अब हम सड़कों को थोड़ा लचीला बना रहे हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लोन का फायदा उठा सके। उसका एक ऐप हमने तैयार कर दिया ताकि कोई भी कंप्यूटर खोल के नेट पे उस ऐप के थ्रू अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर दे, लोन ऑफिसर अपने आप उसे संपर्क करेगा, उसके जो भी पेपर दिए जाएंगे और पेपर में शर्तें इतनी लचीली हों कि आसानी से हमारे युवाओं को लोन मिल सके और वो लोग अपना कुछ रोजगार करके अपने समाज के 10-20 बच्चों को और रोजगार दे सके। ऐसी स्थिति हम लोग पैदा करेंगे। आप सबने मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया। ये स्वागत कोई बड़ी बात नहीं है, स्वागत तो हमारे समाज से हमारे लोग पहले करते हैं। सवाल स्वागत का नहीं, सवाल है एक दूसरे के साथ विचार विमर्श का। ये मिलने का मौका आपने दिया, इसके लिए तो आपका धन्यवाद है। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग समाज के विकास से जुड़ी हुई जो योजनाएं आपके दिमाग में हो, जो आप ये सोचते हैं अगर मैं होता तो ये लागू करता,
ऐसी जितनी भी योजनाएं आप मुझे सजेस्ट कर सके, प्लीज मुझसे मिलिए। मेरा नंबर आपके पास सबके पास है, जिस पर ना हो ले ले। लेकिन समाज के विकास में जो आप करना चाहते हैं, जो योजनाएं आपके दिमाग में आती है, वो योजनाएं मुझसे शेयर कीजिए और मेरे माध्यम से उन योजनाओं को दिल्ली सरकार द्वारा बनवाकर उन्हें लागू कीजिए, ताकि हम अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, मजबूत कर सके। क्योंकि जब हम स्ट्रेंथन होंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर योग्यता की कमी नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूँ। जब बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने भारत का संविधान रचकर विश्व का सर्वोत्तम संविधान रचकर नाम रोशन कर दिया, इतिहास रच दिया। जोगिंदर प्रसाद मंडल जी को मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तान का, बांग्लादेश का संविधान लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। उसके बाद पिछले साल हमारे समाज के बेटे 3 डाबी ने 22 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस टॉप करके दिखा दिया, पहली बार में 22 साल की उम्र में। और आपको जानने का जो होगा, तो सेकंड नंबर पे एक लड़का, उसके नंबर उससे 45 नीचे थे, 45 नंबर का गया। और इतना तो तब है कि 3 डाबी को 200 से भी बहुत कम नंबर मिले इंटरव्यू में। अगर उसको ईमानदारी से नंबर मिल जाते, जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चों को मिले, तो वो हमारी बेटी कम से कम 100 नंबर से दूसरे बच्चों से आगे होगी। क्लास का इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस बार जेईई मेन के अंदर हमारे समाज के एक बेटे ने 360 में से 360 नंबर लेके इतिहास रच दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इस बात से साबित होता है हमारे इस समाज के पास, दलित समाज के पास, SC/ST के पास योग्यता की कमी नहीं है। आप हमें अवसर दो, हम अपनी योग्यता साबित करेंगे, आपको पीछे छोड़ के आगे निकलेंगे। और यही आप हमारे मंत्रालय में देख लीजिएगा, आपका ये छोटा भाई, आपका बेटा राजेंद्र गौतम अपनी योग्यता के बल पर साबित करेगा कि कोई नजदीक नहीं काम के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोदी जी, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, मैं 2 लाइन का कहना चाहूंगा। मेरे सपने मेरे सपने